अगर किसी विशाल मशीन का ब्लूप्रिंट देखा जाए ना, तो उसमें अनगिनत तार, बड़े बड़े गियर और पाइप्स का एक पूरा जाल बिछा होता है। हाँ बिल्कुल, और पहली नज़र में ये सब बहुत उलझा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि ये बस पुर्जों का एक बेतरतीब ढेर है। सही कहा। लेकिन जैसे ही ये समझ में आता है कि कौन सा गियर किस पाइप को चला रहा है, तो अचानक वो पूरी मशीन समझ में आने लगती है। आज हमारे सामने रिसर्च पेपर्स, ज्योग्राफिकल डेटा और कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स का एक बड़ा स्टैक है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम भारत के भूगोल को इसी नजरिए से देखने वाले हैं। मतलब भूगोल को सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने या नदियों के नाम रटने वाला विषय मान लेना बहुत आम है, लेकिन हमारे स्रोतों के अनुसार हकीकत में ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई विशाल मशीन है। एकदम। और भारत इतना विशाल है ना, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, करीब 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। और कर्क रेखा इसे ठीक बीच से 2 हिस्सों में बांटती है। एक तरफ जहां बर्फीले पहाड़ है, तो दूसरी तरफ उष्णकटिबंधीय गर्मी। और इस विषय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह सिर्फ जमीन के अलग अलग टुकड़ों की बात नहीं है। देखिए, स्रोतों में भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक भागों में बांटा गया है: हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो अगर गहराई से देखा जाए तो ये एक ही सिस्टम के अलग अलग अंग हैं, है ना, जो आपस में एक सख्त तार्किक श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर है। तो चलिए इस मशीन के सबसे ऊपरी हिस्से को सुलझाते हैं। मेरा मतलब है हिमालय को। इन नोट्स को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही थी कि हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक प्राकृतिक वाटर टावर की तरह काम करता है। वाटर टावर, ये एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है इसे समझने का। हाँ, क्योंकि इसके ठीक नीचे जो उत्तरी मैदान पहले हैं, वे एक विशाल हाइड्रोपोनिक फार्म जैसे हैं, जहां इस वाटर टावर से लगातार पानी और जरूरी खनिज पहुंचते हैं और उसी से पूरे देश के लिए अनाज पैदा होता है। ये सच में एक सटीक तुलना है। हिमालय की भूमिका सिर्फ एक ऊंची दीवार होने तक सीमित नहीं है। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता इसका थर्मल बैरियर होना है। थर्मल बैरियर मतलब तापमान को रोकने वाला। जी हाँ, मध्य एशिया से सर्दियों में जो जमा देने वाली ठंडी हवाएं चलती हैं ना, हिमालय उन्हें भारत में घुसने से रोकता है। अगर हिमालय वहां मौजूद ना होता तो आज का हरा भरा उत्तर भारत साइबेरिया की तरह एक बर्फीला रेगिस्तान होता। अरे बाप रे, मतलब हमारी पूरी जलवायु इसी पर टिकी है। बिल्कुल। और इसके 3 मुख्य स्तर काम करते हैं। सबसे ऊंचा हिमाद्र, जहां माउंट एवरेस्ट है और जो स्थायी रूप से बर्फ से ढका रहता है। फिर मध्य में हिमाचल और सबसे नीचे शिवालिक की पहाड़ियां। स्रोतों में एक बात ने मुझे बहुत हैरान किया। इस विशाल दीवार में जो प्राकृतिक दरवाजे हैं, जिन्हें हम दर्रे या फासस कहते हैं। हाँ, जैसे जोजिला और शिपकीला दर्रा। बिल्कुल वही। ये दर्रे सिर्फ पहाड़ों में बने कोई रैंडम कट नहीं है। स्रोत बताते हैं कि सिंधु नदी ने पहाड़ों को काटकर जोजिला दर्रा बनाया है और सतलज ने शिपकीला दर्रा। इसका मतलब ये है कि ये नदियां इन पहाड़ों से भी पुरानी हैं। ये भूविज्ञान का एक बहुत ही शानदार तथ्य है। इसे पूर्ववर्ती जल निकासी या एंटीसीडेंट ड्रेनेज कहते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हिमालय ऊपर उठना शुरू हुआ ना, तो ये नदियां पहले से वहां बह रही थीं। मतलब पहाड़ उठ रहे थे और नदियां उन्हें काट रही थीं। एकदम सही। पहाड़ धीरे धीरे मिलीमीटर दर मिलीमीटर ऊपर उठते गए और नदियां उन्हें आरी की तरह लगातार काटती रहीं। लाखों सालों की इस खींचतान का नतीजा है ये गहरी खाइयां और दर्रे। ये सच में विश्वसनीय है। और यही नदियां जब इस वाटर टावर से नीचे उतरती हैं तो वे उत्तरी मैदानों का निर्माण करती हैं। हाँ, जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। गंगा तो भारत की सबसे लंबी नदी है ना, करीब 2525 किलोमीटर लंबी। और ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में त्सांगपो कहा जाता है, ये सब 12 नदियां हैं। मतलब इनमें ग्लेशियर पिघलने के कारण साल भर पानी रहता है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ पानी नहीं लाती, ये अपने साथ पहाड़ों को पीस कर एक बहुत ही खास तरह की मिट्टी लाती हैं। उस मिट्टी को जलोढ़ या एलुवियल मिट्टी कहते हैं, राइट? जी। इस मिट्टी की अपनी एक दिलचस्प केमिस्ट्री है। नदियां जब पहाड़ों से खुरचकर भारी मात्रा में गाद लाती हैं तो वो मैदानों में बिछ जाती है। ये जलोढ़ मिट्टी 2 तरह की होती है। अच्छा, 2 तरह की कैसे? एक है बांगर, जो पुरानी मिट्टी है। ये नदी के किनारों से थोड़ी ऊंचाई पर होती है, जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। दूसरी है खादर, जो नदी के बिल्कुल करीब होती है। हर साल जब मानसून में नदी उफान पर होती है तो वो अपने किनारों पर इस नई खादर मिट्टी की एक ताज़ा परत बिछा देती है।
मतलब ये एक तरह से जमीन पर हर साल नया मिनरल पेंट करने जैसा है। सटीक शब्दों में यही कारण है कि ये खादर मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ होती है कि इसमें लगातार खेती की जा सकती है। इसी वजह से पंजाब, हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक का पूरा उत्तरी बेल्ट सदियों से एक कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है। तो पानी और मिट्टी ने उत्तर को तो समृद्ध कर दिया, लेकिन अगर इस भौगोलिक मशीन के बीच वाले हिस्से में आए, यानी दक्षिण की तरफ जाएं, तो जमीन की कहानी अचानक बदल जाती है। हाँ, हम प्रायद्वीपीय पठार में आ जाते हैं। बिल्कुल। ये मालवा और दक्कन का पठार जो है वो ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों से बना है, और यहाँ की नदियां भी उत्तर से बहुत अलग व्यवहार करती हैं। देखिए, इस हिस्से का निर्माण करोड़ों साल पहले हुए भारी ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले लावे के जमने से हुआ है। हिमालय की नदियों की तरह इन पठारी नदियों के पास कोई ग्लेशियर नहीं है। प्रायद्वीपीय नदियां पूरी तरह से बारिश पर यानी मॉनसून पर निर्भर करती हैं। मतलब ये मौसमी नदियां हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा दिशा का खेल चलता है। दिशा का खेल? वो कैसे? ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां ना, जैसे गोदावरी जो 1465 किलोमीटर लंबी है और दक्षिण की सबसे लंबी नदी होने के कारण जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, इसके अलावा कृष्णा और कावेरी, ये सभी पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अच्छा। वहां पहुंचकर पानी की गति इतनी धीमी हो जाती है कि वे अपने साथ लाई मिट्टी को समुद्र के मुहाने पर जमा कर देती हैं, जिससे बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती इसके ठीक उलट बहती हैं। उलट बहती हैं। हाँ, वे पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं और वो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुअरी, यहाँ थोड़ा रुक कर इसे स्पष्ट करना जरूरी है। ये नर्मदा और ताप्ती उल्टी दिशा में क्यों बह रही हैं, और ये एस्चुअरी डेल्टा से अलग कैसे है? इसका कारण जमीन की बनावट में छिपा है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। भ्रंश घाटी तब बनती है जब जमीन का एक बड़ा हिस्सा दो पहाड़ों के बीच नीचे धंस जाता है। समझ रहा हूँ। तो इन घाटियों की ढलान इतनी तेज होती है कि पानी बहुत तेजी से बहता हुआ सीधे समुद्र में जा गिरता है। यानी पानी को इतना समय ही नहीं मिलता कि वो अपनी गति धीमी कर सके और मिट्टी जमा कर सके? एकदम सही। मिट्टी सीधे समुद्र की गहराइयों में बह जाती है, इसलिए मुहाने पर कोई जमीन या डेल्टा नहीं बनता, बल्कि एक खुला मुहाना बनता है जहां समुद्र का खारा पानी और नदी का मीठा पानी आपस में मिलते हैं। अच्छा। इसी गहरी और खुली संरचना को एस्चुरी कहते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट हो गया, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल उठ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर दक्षिण की ये मौसमी नदियां सिर्फ बारिश पर निर्भर हैं और गर्मियों में इनका पानी कम हो जाता है या ये पूरी तरह सूख जाती हैं, तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र ऐतिहासिक और आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली कैसे बना? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। क्योंकि उत्तरी मैदानों की संपन्नता तो समझ आती है, वहां साल भर पानी है, लेकिन इस सूखे पठार ने अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे खड़ा किया? अगर इस पठार को सिर्फ सतह से देखा जाए ना, तो ये सवाल बहुत वाजिब लगता है। लेकिन पठार की असली ताकत उसकी सतह के ऊपर नहीं है। तो फिर कहाँ है? जमीन के सैकड़ों फीट नीचे छिपी है। करोड़ों सालों की भूगर्भीय हलचलों ने इस पठार के नीचे खनिजों का एक अथाह खजाना तैयार किया है। जो समृद्धि उत्तर भारत को ऊपर से बहते पानी और जलोढ़ मिट्टी ने दी, वही समृद्धि दक्षिण और मध्य भारत को जमीन के नीचे मौजूद खनिजों ने दी है। जैसे कि कोयला और लोहा। बिल्कुल, कोयला, लोहा, मैंगनीज और बॉक्साइट जैसे खनिज, यही वो बुनियाद है जिस पर भारत के भारी उद्योग टिके हैं। तो ये साफ है कि जमीन की बनावट अपने आप में बहुत कुछ तय कर देती है। लेकिन इन शांत पहाड़ों और खनिजों से भरे पठारों में जान फूंकने वाला जो इंजन है ना, वो है जलवायु और मानसून। मॉनसून का सिस्टम तो सबसे दिलचस्प है। हाँ, और ये बात बहुत ही चौंकाने वाली लगती है कि कैसे पहाड़ों का सिर्फ एक एंगल या दिशा ये तय कर देती है कि जमीन पर घने जंगल पनपेंगे या फिर मीलों लंबा सूखा रेगिस्तान बन जाएगा। देखिए, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया दक्षिण पश्चिम मानसून पर घूमता है, जो जून से सितंबर तक आता है। गर्मियों में जब थार का मरुस्थल तपता है ना, तो वहां की गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। और उससे जमीन पर एक लो प्रेशर बन जाता है। हाँ, एक लो प्रेशर या वैक्यूम। इस वैक्यूम को भरने के लिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएं
तेजी से जमीन की तरफ दौड़ती हैं। जब दक्षिण पश्चिम मानसून की ये हवाएं उत्तर की तरफ बढ़ती हैं तो विशाल हिमालय एक अभेद दीवार की तरह उनके सामने खड़ा हो जाता है। तो हवाओं के पास हिमालय को पार करने का कोई रास्ता नहीं होता। बिल्कुल नहीं, उन्हें मजबूरन पहाड़ के सहारे ऊपर उठना पड़ता है। और जैसे ही हवा ऊपर उठती है वो ठंडी होने लगती है। हाँ, और ठंडी हवा नमी को पकड़कर नहीं रख सकती। नतीजा ये होता है कि वो सारा पानी उत्तरी भारत और हिमालय की तलहटी में भारी बारिश के रूप में गिर जाता है। लेकिन एक बात बताइए, राजस्थान में थार का विशाल मरुस्थल क्यों है? वहां तो अरावली पर्वतमाला मौजूद है। क्या वो हिमालय की तरह हवाओं को नहीं रोकती? यहीं वो एंगल का खेल सामने आता है। अरावली दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है, लेकिन उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम मॉनसून की हवाओं के बिल्कुल समानांतर या पैरेलल है। मतलब हवाएं सीधे पहाड़ से टकराने के बजाय हाँ, उसके अगल बगल से चुपचाप फिसलकर आगे निकल जाती हैं। हवाओं का रास्ता ही नहीं रुका तो टकराव नहीं हुआ, टकराव नहीं हुआ तो हवा ऊपर नहीं उठी और नतीजा कोई बारिश नहीं। बिल्कुल, इसी भौगोलिक चूक की वजह से थार का मरुस्थल इतना सूखा रह गया। और इस सूखे रेगिस्तान का अपना एक अलग इकोसिस्टम है। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी लूनी है। लूनी नदी, इसके बारे में रिसर्च पेपर्स में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, द रिवर ऑफ इफिमेरल। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी नदी जिसका कोई अंत नहीं है, या यूं कहें कि जो कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। ये एक अंतःस्थलीय या इनलैंड जल निकासी का उदाहरण है। ये एक तरह की घोस्ट रिवर जैसी है। घोस्ट रिवर? हाँ, बारिश होने पर लूनी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलकर बहना शुरू करती है, लेकिन कच्छ के रण तक पहुंचते पहुंचते रेगिस्तान की सूखी हवा, भयानक वाष्पीकरण और जमीन का खारापन उस पूरे पानी को निगल जाता है। मतलब समुद्र में गिरने से पहले ही नदी जमीन में गायब हो जाती है। जी हाँ। प्रकृति का ये चक्र सच में हैरान करने वाला है। और ये चक्र सिर्फ जून से सितंबर तक सीमित नहीं रहता। सर्दियों में जब मानसून वापस लौटता है, जिसे उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, तो ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए नमी उठा लेती हैं। और लौटते समय ये हवाएं तमिलनाडु के तटों से टकराती हैं और वहां जोरदार बारिश करती हैं। सोचिए, जब जनवरी में पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी और कोहरे से ठिठुर्रा होता है, तब भौगोलिक आकृतियों के इसी खेल के कारण तमिलनाडु में बारिश हो रही होती है। अद्भुत है। तो अब तक ये स्पष्ट हो गया कि प्रकृति ने अपना एक विशाल सेटअप तैयार कर दिया है। पहाड़ तय कर रहे हैं कि बारिश कहाँ होगी और नदियां तय कर रही हैं कि उपजाऊ मिट्टी कहाँ बिछेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। हाँ, कि इस पूरे प्राकृतिक सेटअप का इंसानों ने अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया। ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कृषि के मोर्चे पर देखा जाए तो भारत का पूरा कैलेंडर 3 फसल चक्रों में बटा है। खरीफ, रबी और जायद। बिल्कुल। खरीफ की फसलें जैसे धान और मक्का जून जुलाई में मानसून के आने के साथ बोई जाती हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। फिर रबी की फसलें जैसे गेहूं और चना जो सर्दियों में बोई जाती हैं। और इन दोनों के बीच गर्मियों में जायद का छोटा सा सीजन आता है, जिसमें तरबूज और ककड़ी जैसी पानी वाली चीजें उगाई जाती हैं। इस पूरे कृषि चक्र को जो सबसे बड़ी गति मिली वो 1960 का दशक की हरित क्रांति से मिली। लेकिन ये सोचना जरूरी है कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही क्यों हुआ। इसका सीधा संबंध फिर से उसी भूगोल से है। वहां हिमालय से आई नदियों द्वारा बिछाई गई समतल उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समतल जमीन होने के कारण वहां विशाल नहरों का जाल बिछाना बहुत आसान था। लेकिन खेती सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन बड़े राष्ट्रीय उद्योगों से भी है। हाँ, अगर वापस उसी दक्कन के पठार की ओर चलें जो ज्वालामुखी चट्टानों से बना है, तो वहां की मिट्टी भी तो खास होगी ना। बिल्कुल। उन प्राचीन बेसाल चट्टानों के करोड़ों सालों तक टूटने फूटने और मौसम की मार सहने से एक खास तरह की मिट्टी का निर्माण हुआ है, काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। इस मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत इसकी नमी सोखने और उसे लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता है, जो कि कपास की खेती के लिए एक वरदान है। एकदम सही। और यही वो कड़ी है जो भूगोल को उद्योग से जोड़ती है। महाराष्ट्र और गुजरात में कपास की भरपूर पैदावार होती है। कपास एक हल्का कच्चा माल है, लेकिन इससे धागा और कपड़ा बनाने के लिए खास तरह की आर्द्र या ह्यूमिड जलवायु चाहिए होती है ताकि धागा टूटे नहीं। और ये आर्द्र जलवायु मुंबई और अहमदाबाद जैसे तटीय शहरों में
प्राकृतिक रूप से मौजूद है। यही वजह है कि भारत के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल मिलें इन्हीं इलाकों में स्थापित हुई। भूगोल ने सिर्फ यह तय नहीं किया कि कहाँ क्या उगेगा, बल्कि ये भी तय कर दिया कि कारखाने कहाँ लगेंगे। ये लॉजिक भारी उद्योगों पर और भी सख्ती से लागू होता है। प्रायद्वीपीय पठार के अंडरग्राउंड खजाने की बात करें तो झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में बेहतरीन क्वालिटी का कोयला और लौह अयस्क मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि टाटा स्टील ने अपना कारखाना जमशेदपुर में ही क्यों लगाया, मुंबई या दिल्ली में क्यों नहीं? इसका जवाब शुद्ध अर्थशास्त्र और लॉजिस्टिक्स में छिपा है। लौह अयस्क और कोयला वेट लूजिंग कच्चे माल हैं। वेट लूजिंग मतलब उनका वजन कम हो जाता है? आर्थिक रूप से संभव ही नहीं है। परिवहन का खर्ची मुनाफे को खत्म कर देगा। अच्छा, इसलिए भारी लौह इस्पात उद्योग मजबूरी में वहीं बस गए जहां जमीन के नीचे ये खनिज मौजूद थे। हाँ, जमशेदपुर, भिलाई और दुर्गापुर के विशाल स्टील प्लांट, ये सब इसी भौगोलिक मजबूरी और अवसर की देन है। इसके साथ ही असम के डिगबोई जैसे दूरदराज के इलाके और अरब सागर में पानी के बीच मौजूद मुंबई हाई, जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है, ये सब मिलकर हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। मतलब जहां नदी ने मिट्टी छोड़ी वहां अनाज उगा, जहां ज्वालामुखी का लावा जमा वहां कपड़े के कारखाने लगे, और जहां जमीन के नीचे खनिज मिले वहां स्टील सिटी बस गए। ये एक शानदार प्राकृतिक व्यवस्था है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी बाकी थी। भारत जैसी विशाल जमीन पर इन अलग-अलग हिस्सों को आपस में जोड़ा कैसे जाए? हिमालय की तलहटी से लेकर दक्कन के पठार तक और झारखंड के स्टील से लेकर मुंबई के बंदरगाहों तक सब कुछ दूर दूर बिखरा हुआ था। और यही एंट्री होती है परिवहन नेटवर्क की, इंसान द्वारा बनाई गई उन नसों की जो भूगोल की इस विशाल मशीन के अलग अलग पुर्जों को एक साथ जोड़कर काम करने लायक बनाती हैं। जैसे कि भारतीय रेल 1853 में बंबई से ठाणे के बीच सिर्फ 34 किलोमीटर लंबी लाइन से शुरू हुई थी और आज इस पूरे भूगोल को एक धागे में पिरोती है। पश्चिमी घाट के ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनाई गईं ताकि ट्रेनें कोंकण तक पहुंच सके। रेलवे के साथ साथ सड़कों का जाल भी भूगोल की चुनौतियों को पार करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज जैसे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ते हैं। इन्होंने नदियों पर पुल बनाकर और पहाड़ों को चीरकर दूरियों को समेट दिया है। और आंतरिक जल मार्गों का भी एक बड़ा रोल है ना? गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा नेशनल वाटरवे 1 काम कर रहा है, जो भारी सामान को बेहद कम खर्च में ट्रांसपोर्ट करता है। परिवहन की यह श्रृंखला तब पूरी होती है जब हम तटीय मैदानों और प्राकृतिक बंदरगाहों तक पहुंचते हैं। मुंबई का बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। वहीं पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम का बंदरगाह है। स्रोतों में विशाखापट्टनम के बारे में एक बहुत ही आकर्षक भौगोलिक तथ्य दिया गया है। ये बंदरगाह डॉल्फिन नोज नाम की एक विशाल प्राकृतिक चट्टानी पहाड़ी के ठीक पीछे स्थित है। और पता है, ये चट्टान एक प्राकृतिक ढाल का काम करती है। ढाल का काम कैसे? बंगाल की खाड़ी से उठने वाले भयंकर समुद्री तूफानों और तेज लहरों की सीधी टक्कर इसी चट्टान से होती है, जिसके कारण इसके पीछे खड़े जहाज और बंदरगाह का बुनियादी ढांचा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि इंसान ने भौगोलिक आकृतियों को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोया जाए, हमने अक्षांश और देशांतर की दूरियों से शुरू करके ग्लेशियरों, ज्वालामुखीय चट्टानों और बंदरगाहों तक का सफर तय किया। बिल्कुल। ये ट्रेनें, ये हाईवे या ये जहाज सिर्फ लोहे और कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं। ये भारत के इतने कठिन और बेहद विविधता भरे भूगोल को समझने, उसके नियमों को सीखने और फिर उसे अपने अनुकूल बनाने की इंसानी कहानी है। ये पूरी कहानी ना एक अद्भुत प्राकृतिक सिम्फनी की तरह है। हिमालय की ढाल और ग्लेशियरों से पिघलता पानी, गंगा के मैदानों की नई जलोढ़ मिट्टी, दक्कन के पठार का छिपा हुआ खजाना, अरावली का एंगल और मॉनसूनी हवाओं का हर साल एक निश्चित समय पर आना, ये सब मिलकर एक ऐसी लय बनाते हैं जिस पर इस पूरे देश का जीवन चक्र निर्भर करता है। इस मशीन का हर पुर्जा दूसरे को चला रहा है। सिम्फनी, ये शब्द इस पूरे विश्लेषण को बहुत सटीक तरीके से समेटता है। बर्फ के पिघलने से लेकर
हमारी प्लेट में आने वाले गेहूं तक और जमीन के नीचे दबे कोयले से लेकर मुंबई के बंदरगाह से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक, सब कुछ एक दूसरे से गुंथा हुआ है। लेकिन देखिए, यहीं से एक ऐसा सवाल उभरकर सामने आता है जो थोड़ा बेचैन करने वाला है। बेचैन करने वाला? हाँ, हमने देखा कि भारत की कृषि, यहाँ के उद्योग और करोड़ों लोगों का जीवन इस प्राचीन भौगोलिक बनावट और मानसून के बेहद सटीक लेकिन बेहद नाजुक संतुलन पर टिका है। आज पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का असर साफ देखा जा रहा है। जरा सोचने वाली बात है कि अगर बढ़ते तापमान के कारण हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की गति थोड़ी भी अनियंत्रित हो जाए या फिर मॉनसून का पैटर्न कुछ हफ्तों के लिए खिसक जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत डरावना विचार है। बिल्कुल। इस पूरी विशाल मशीनरी पर पंजाब के खेतों से लेकर महाराष्ट्र की टेक्सटाइल मिलों और झारखंड के कारखानों तक इस श्रृंखला में कैसा भूचाल आएगा? ये सच में एक ऐसा विचार है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। जिस भौगोलिक मशीन को प्रकृति ने करोड़ों सालों के धीमे बदलावों से सेट किया है, उसमें इंसान के द्वारा की गई जरा सी भी छेड़छाड़ पूरे सिस्टम को धराशायी कर सकती है। इस विस्तृत चर्चा के अंत में ये एक ऐसा सवाल है जिसे सुनने वालों को आगे की खोजबीन के लिए एक खुले पन्ने की तरह छोड़ देना चाहिए। भारत के भूगोल की इस शानदार और जटिल मशीन को समझने के लिए नई चीजें पढ़ते रहना और अपनी जिज्ञासा को ऐसे ही बनाए रखना सबसे जरूरी है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।